हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्लस पेडागोजी। यहाँ पर आपको दिख रहा है लैंग्वेज के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं और साथ में आपकी पेडागोजी एज अ मेन सब्जेक्ट आपका चलेगा यहाँ पर। चलिए, मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, तो आप अगर प्लस कोर्स अनअकैडमी पर परचेज करना चाहते हैं तो आप प्रगति मिश्रा 41 ये रेफरल कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं। इससे आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा और आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कई सारे कोर्सेज मैंने वहां पर टीईटी को लेकर बनाए हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। काफी हेल्प मिलेगी आपको उनसे। ये कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सभी टीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सेशन और आपका सीटेट, क्योंकि पेडागोजी है तो सीटेट के लिए मेन है ये। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और मॉर्फोलॉजी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स का क्या मतलब होता है? सेमेंटिक्स वर्ड्स ले लो, फ्रेज ले लो, सेंटेंस ले लो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एक और चीज यहां पर रहेगी, साइन। तो इन सब का इंटरप्रिटेशन और मीनिंग, ठीक है, ये सब इंक्लूड होता है सेमेंटिक्स के अंदर। तो आपका ऑप्शन यहां पर सेमेंटिक्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। चिल्ड्रन मेक एनिमल्स नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल्स। इट इज। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों को, तो उनको जब सिखाया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में, कि मान लो कैट कैसे बोलती है तो उसकी आवाज निकाल कर दिखाते हैं, और आपकी काऊ कैसे बोलती है तो उसकी आवाज निकाल कर दिखाते हैं, तो बच्चा उसी तरीके से सीखता है। जब आप नेक्स्ट टाइम बच्चे को बोलोगे कि बेटा देखो गाय, तो वो उसी टाइप से आवाज निकालेगा, कैट तो वो उस टाइप से आवाज निकालेगा जैसा आप उसको सिखाओगे। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि एक टीचर क्या करता है, स्टोरी सुनाता है एनिमल्स की, तो सॉरी, तो बच्चे जो है उन जानवरों का नाम लेते हैं हर बार नॉइस करते हैं। तो ये कौन सी अप्रोच है? फर्स्ट है रीडिंग अप्रोच, सेकंड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, थर्ड क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, चौथा है ग्रामर ट्रांसलेशन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? जी, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो एक फिजिकल रिस्पॉन्स के अंदर आता है, फिजिकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। फर्स्ट क्या, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। दूसरा, करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स। तीसरा क्या है, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। और फोर्थ, राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, एक नियंत्रित ढंग में जो ग्रामर है उसके स्ट्रक्चर, जो भी उसकी संरचना है, उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से की जा सकती है? गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। ये एक कंट्रोल्ड मैनर में यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस आपने देखी होंगी कि नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, तो आपको एक स्पेस दिया रहता है, वहां पर आपको एक वर्ड या फिर कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स भरने रहते हैं। तो वहां उस अगर उस पर्टिकुलर जो गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपकी सारी एक्सरसाइजेस ग्रामर की कंप्लीट हो जाती है। मान लो आपका नाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है, किसी भी वर्ब का फॉर्म क्या भरा जाता है, इन सबसे रिलेटेड है, तो एक नियंत्रित वे में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
ये वाला बताइए, बहुत लोग गड़बड़ करने वाले हैं इसमें। इन द बैक यार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी सबको, लेकिन पहले आप यहां पर बताइए कि कौन सा सही है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा है सिंपल सेंटेंस, तीसरा है सेंटेंस फ्रेगमेंट, और चौथा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पर आपको कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? यहां पर आपका रहेगा ये सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है ये भाई, यहां पर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। ठीक है, ये आपकी बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये आपका यहां पर सब्जेक्ट आपको एक दिख रहा है, ये आपकी वर्ब है, कंपाउंड प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, सॉरी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या रहता है? प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट का पार्ट जो है ये यहाँ पर आपका कंपाउंड है, यहाँ पर आपकी कंपाउंड वर्ब्स यूज हुई हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंपाउंड वर्ब है ये, ना कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस। अब ये जो इन द बैकयार्ड है, ठीक, ये आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है, ये प्रेपोजिशन दिख रहा है, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, सॉरी ये वाला एट। ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हैं क्या, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे बताऊंगी जिससे कंफ्यूजन जो है वो मिट जाए। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है, सिंपली देखो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 और मोर मेन क्लॉजेस। क्लॉजेस 2 प्रकार की होती हैं, तो जो मेन क्लॉज रहेगी, एक सेकेंडरी क्लॉज रहती है, तो इसमें 2 मेन क्लॉज रहेंगी, इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, इंडिपेंडेंट का क्लॉज क्या मतलब हुआ? स्वतंत्र है ये, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस है, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, किसी अन्य सेंटेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है। और जो डिपेंडेंट होते हैं क्लॉज, डिपेंडेंट भी तो होते हैं क्लॉज, जो डिपेंडेंट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है ये। कंपाउंड सेंटेंसेस, अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 independent clauses joined together by a comma and a coordinating conjunction। यहाँ पर आपका coordinating conjunction रहता है, ध्यान देने वाली बात यह है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वहां पर आपका सबऑर्डिनेटिंग रहता है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फैन, बॉयज, इससे आप इसको याद रख सकते हो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक, अब इसी प्रकार के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो यूज होते हैं काहे में? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ही वॉज टायर्ड फॉर ही वेंट टू बेड अर्ली, और बाकी ये 2 सेंटेंसेस भी इसी टाइप से हैं, पढ़ सकते हो आप इन्हें। ठीक, ये वही जो अभी मैंने आपको बताया, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर यूज हुआ है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब मैंने आपको बताया था, जो स्वतंत्र है, could stand alone as a sentence, मतलब पूरा एक सेंटेंस के रूप में वो होती है, खुद में वो पूरी है। आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट रहती है इसमें, और कम से कम एक, मतलब 2 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ? कम से कम, मतलब यहाँ पर 2 भी हो सकती थी। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये दिख सकता है, वाइल आई एम अ पैशनेट बास्केटबॉल फैन आई प्रेफर फुटबॉल। यहाँ पर आपका क्या यूज हुआ है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
यहाँ पर जो है ये मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको, ये आपका जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन द केक इज ब्राउन, और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। टेक इट आउट द ओवन। ठीक है, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है यूज हुए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। ठीक है, सिंपली एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ होगा जिस क्लॉज में, वो कहलाएगी आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां पर यूज हुआ होगा वो आपकी कहलाएगी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको अनअकैडमी के सेशंस में बताई है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझाया भी था कि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को याद कैसे रख सकते हैं। सबऑर्डिनेट एक सहायक के रूप में होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक निर्देशक। बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है, इसीलिए आपको अनअकैडमी के सेशंस भी मेरे देखना जरूरी है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रोफाइल पर जाकर फॉलो जरूर कर लेना आप लोग। स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो आपकी फ्री रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं वो, और जो आपकी प्लस कोर्स की रहती हैं उसको आपको परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। पहला ऑप्शन। दूसरा, all formative tasks are meant for assessment। थर्ड, assignments need to be given as a class work followed by homework every day to provide variety and practice। fourth, formative assessment to be effective must be conducted only after teaching a lesson। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? यहाँ पर शायद आप लोगों में से कुछ लोग कंफ्यूज हों। यहां पर हमारा पहला वाला सही है। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन, बट ये हमारा सही नहीं होगा। पहली बात तो ये ओनली ऑल फॉर्मेटिव टास्क मेंट फॉर असेसमेंट, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, सारे फॉर्मेटिव टास्क असेसमेंट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा नीड टू क्लास वर्क की तरह से देना चाहिए असाइनमेंट, ये भी अपना गलत है। ठीक है, और ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपका जो समेटिव असेसमेंट होता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक लेसन को करने के बाद। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू। फॉर्मेटिव टास्क की बात यहाँ पर हो रही थी। अब यहाँ पर देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है और किस तरीके से ये इसका साइकिल वर्क करता है। एडमिनिस्टर टास्क, देन एग्जामिन स्टूडेंट्स वर्क, फिर इन्फॉर्म टीचर नॉलेज और इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ असेसमेंट दिए हुए हैं आपको। एक समेटिव रहता है, ठीक है, और एक ये वाला आपका इतना ज्यादा आपके इन कोर्सेज में नहीं देखने को मिलेगा। दो आपके ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फॉर्मेटिव में आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो समेटिव में मैंने बोला था कि एक लेसन के बाद में एक किसी पर्टिकुलर चीज के खत्म होने के बाद असेसमेंट किया जाता है समेटिव। जैसा कि आपके जो रिजल्ट निकलता है एनुअल परीक्षाओं जो होती हैं आपकी, उनके बाद। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेटिव में क्या होता है, डेली असेसमेंट होता है और लिंक्ड टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, assess student understanding and mastery of skills, data used to modify instruction। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपकी जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये देखो। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये नहीं है कि कोई लेसन खत्म हो जाए तब आप असेस कर रहे हो, या फिर आपके एक वर्ष के बाद, एक महीने के बाद, एक वीक के बाद, वो सब आपका समेटिव में आ जाता है। फॉर्मेटिव में आपका एक कंटिन्यूअस जो चलता रहता है वो आता है। जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग लगातार जो करते हैं, डिस्कशंस होते रहते हैं। बाकी आपके मेन यहाँ पर जो भी चीजें हैं, असाइनमेंट ले लो और प्रैक्टिस प्रेजेंटेशंस। ठीक है,
तो ये इस तरीके से कुछ दिए हैं, पीयर या फिर सेल्फ असेसमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय, ठीक है, जो आपकी मदर टंग है उसका जो भी प्रभाव है उसको बहुत ही इफेक्टिवली कम करने के लिए क्लास में क्या करना चाहिए। ये बात इसलिए हो रही है, आपको दूसरी लैंग्वेज सिखाने के पर्पज से ये बात हो रही है कि आप लोग अगर किसी दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए क्लासरूम में बैठे हुए हो तो जो आपकी खुद की मदर टंग है उसको हम लोग उसका यूज कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला क्या है, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। दूसरा, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, ठीक है, यानी कि मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा बोलने लगो। तीसरा क्या है, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द मदर टंग। चौथा है, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टारगेट लैंग्वेज। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला, ठीक है, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर एक सीरीज चल रही है हमारी, आपकी 20 मिनट की लगभग क्लास होएगी ये, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी अपकमिंग क्लासेस की, और अनअकैडमी का शेड्यूल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक लैंग्वेज क्लासरूम में अगर बैठे हो आप, मान लो लैंग्वेज क्लासरूम है आपका ये, ठीक, यहाँ पर आप इंग्लिश आपको आती क्या है, हिंदी, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं बस, और इंग्लिश आपको सीखनी है। तो पहली बात कि ये फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, ठीक, ये फर्स्ट लैंग्वेज है, और ये है सेकंड लैंग्वेज, ठीक। तो ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं और मदर टंग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी आपने सुना होगा। तो इतने नामों से इसको जाना जाता है, नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पर इंग्लिश है एक सेकेंड लैंग्वेज, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, और भी कई नामों से इसको जान सकते हैं। एक लैंग्वेज जो आपको अचीव करनी है इस टाइप से, तो कई सारे मेथड्स हैं, आपने पढ़े भी होंगे, आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग हुई होगी उसमें, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है आपका, और एक आपका डायरेक्ट मेथड है, फिर आपका एक बाइलिंगुअल करके मेथड, कई सारे मेथड्स आए। तो ये सब आपको अगर हिंदी से इंग्लिश सीखनी है तो आपको करना क्या होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट्स फ्रॉम, अगर देखो यहाँ पर ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आप सोच रहे हो तो ये इसलिए गलत है। लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टारगेट लैंग्वेज, बहुत ज्यादा अचानक से टारगेट लैंग्वेज को करने लगोगे तो आपको क्या समझ में आएगी वो। अब मान लो स्पेनिश हम लोगों को नहीं आती, कोई स्पेनिश ही बंदा आके स्पेनिश 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 बोलता रहे, तो ना हम उसको समझ पाएंगे, ना उसको मतलब ना उससे कुछ बोल पाएंगे, ना उसकी ही भाषा समझ पाएंगे। इस वजह से लिखा हुआ है कि एक ग्रेडेड मैनर में सिंपली चीजों को जब समझाया जाएगा तब हम लोग चीजें समझ जाएंगे। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, जैसे कि हम लोगों को इंग्लिश के थोड़े थोड़े वर्ड सिखाए जाते हैं और हम समझ जाते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रिजल्ट ऑफ एरर राइजिंग आउट ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज अनदर। तो ये देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर बात क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बता दें हम आपको। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो हम लोगों की लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए गलत किया गया है, मतलब गलत हो गया है। इन चारों में से एक सेंटेंस ऐसा है जो हम अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं उसको हमने ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो देखो अगर ग्रामर के हिसाब से तो गलत है। कौन सा सही, कौन सा है यहाँ पर,
आर यू गोइंग बाय द ट्रेन, पहला। दूसरा है टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन। तीसरा द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन। चौथा माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। कौन सा वाला गलत है यहाँ पर? बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको ये बताया था, कई सारे एग्जांपल्स देके। अनअकैडमी की जो भी क्लासेस हैं, तो अनअकैडमी के अगर आप ज्वाइन भी करते हो तो मेरी इंग्लिश के सारे सेशंस जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने सीडीपी के भी सेशंस कई सारे लिए हैं, लेकिन इंग्लिश के रिकमेंडेड ज्यादा हैं। बाकी सीडीपी के सेशंस भी अच्छे हैं, आप देख सकते हो सारे के सारे। ईवीएस के सेशंस भी वहां पर लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स का भी आपको मिल जाएगा, सारे के सारे वहां पर लिए हैं। मैथ्स का थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो था वो था ये। कुछ लोग समझ रहे होंगे ये वाला, तो ये गलत है। अब यहाँ पर चीज यही थी, देखो, एरर अराइजिंग आउट ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज। ये वाला सही है का मतलब क्या है? ये इसमें एरर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ऑप्शन सही है, बट एरर इसमें है, ग्रामेटिकल या फिर जो भी मिस्टेक है वो इस थर्ड वाले में है। बाकी आपका ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। ये वाला सेंटेंस अपना है गलत। ठीक, इसमें है एरर। क्या एरर है मैं आपको बताती हूँ। द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशंस, तो यहां पर गिविंग नहीं होगा, टेकिंग होगा। जी हाँ, यहाँ पर टेकिंग होगा। और टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन, ये वाला आपका सही था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम को हम लोग लेते हैं एज अ एग्जाम पेपर। ये पेपर रहता है आपका, तो ये पेपर एक टीचर आया इस तरीके से, ये टीचर हैं, इन्होंने बच्चे को ये दे दिया। ठीक, अब ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको इन्होंने ये दे दिया, इसने अपने हाथ में ले लिया, तो ये पेपर है आपका एग्जामिनेशन। अब बताओ इनमें से एग्जामिनेशन कौन दे रहा है और कौन एग्जामिनेशन को ले रहा है? तो ये जो स्टूडेंट है ये पेपर को ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए इसके लिए लग जाएगा टेकिंग। और चूंकि ये टीचर जो हैं, ये टीचर इसको एग्जामिनेशन का पेपर जो है पेपर दे रहे हैं, इसलिए यहां पर लग जाएगा गिविंग। सिंपल। अब यही एक जैसा सेंटेंस है आपका कि स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स आर टेकिंग एग्जाम्स। तो ये टेकिंग को यहाँ पर जो गड़बड़ हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर चेंज करने में हुई है, इसी वजह से ये वाला आपका यहाँ पर रखा गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन? चार ऑप्शंस दिए हैं, करिकुलम, टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्टूडेंट। कौन सा वाला सही होगा यहाँ पर? यहां पर सही होगा थर्ड वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, इम्प्लीमेंटर की बात पूछ रहा है यहाँ पर, कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो इम्प्लीमेंट तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही करेगा, चाहे स्टेट का हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो राज्य और केंद्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करता है एजुकेशन को। ठीक है, बाकी ये करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट एक हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज, कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा? स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर कौन है? चार ऑप्शंस दिए हैं, फ्राइज, न्यूफील्ड, चैपमैन और चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की पूरा नाम है इनका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? यहां पर अगर आप देखो तो नोम चॉम्स्की जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये वाला सही होगा। एक ये अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी,
बुक लिखी थी 1957 में। इनकी बुक का नाम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। इस नाम की एक इन्होंने बुक लिखी थी नोम चॉम्स्की ने। और अगर आप देखो तो भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने लिखा था। इन्होंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाषा विकास का सिद्धांत। इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज taught a topic in the class and no students ask questions in her class then maybe। अगर एक भाषा का टीचर, लैंग्वेज टीचर जो है वो एक टॉपिक पढ़ा रहा है क्लास में और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो क्वेश्चनिंग कर रहा हो, क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्यों नहीं पूछ रहा है? वो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला, ऑल द स्टूडेंट्स आर एट अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब जो बच्चे हैं वो उनका लेवल ऑलरेडी बहुत ही हाई है, हायर लेवल है उनका सीखने का। ठीक है, सीखने के लेवल की बात हो रही है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन, दूसरा है बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरा, शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, वो बहुत बढ़िया टीचर है, जो पढ़ा रही है इतना बढ़िया पढ़ा रही है कि बच्चे तुरंत ग्रैब कर ले रहे हैं। और चौथा क्या है, वॉट एवर वॉज टॉट वॉज बियॉन्ड द कंप्रहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही लग सकते हैं, बट आपको सीटेट में क्या करना होता है, उपयुक्त, सबसे एक तरीके से कह सकते हो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? फोर्थ, वॉट एवर वॉज टॉट बियॉन्ड द कॉम्प्रहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉम्प्रहेंशन का जब वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, कॉम्प्रहेंशन ही नहीं कर पा रहे हैं चीजों का, इसका मतलब होता है कि समझना, चीजों को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? वो कुछ नहीं पूछेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ये बताओ, yesterday I saw dash यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सही होगा? थर्ड वाला सही होगा। कैसे? आई सॉ अ यूरोपियन और ऑन एन एलिफेंट। यहां पर तो आपको क्लियर है, ई से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा दिया। अब आप बोलोगे कि यहां पर भी ई से स्टार्ट हो रहा था, एन क्यों नहीं लगाया? तो यहां पर एन ना लगाने का रीजन ये है, इसको बोलते हैं यूरोपियन, और इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंट या फिर एलिफेंट, इस तरीके से। तो इसका जो साउंड निकल रहा है, साउंड वॉवेल होना चाहिए। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, इनके आगे हमेशा हम लोग को एन का प्रयोग करना होता है, वो सच बात है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको काहे को देनी होती है? साउंड को। फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी साउंड को। किस तरीके से? साउंड आपका वॉवेल होना चाहिए। जैसे कि यूरोपियन है तो या निकल के आया या, और इट्स नॉट वॉवेल। और जो एलिफेंट में ए निकल के आया, दैट्स अ वॉवेल साउंड। अब जैसे कि बात करते हैं MLA, तो ये जो MLA है, ये यहां पर इसके आगे आपका क्या लगेगा? आपका तो ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी इसके आगे एन लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर साउंड आ रहा है वॉवेल का। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। दूसरा है प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। थर्ड है प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, और फोर्थ है प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। कौन सा सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही होगा थर्ड वाला। ठीक है, डिस्क्राइब जो है ऐसा वर्ब है जिसके बाद में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। बहुत से ऐसे होते हैं, आगे धीरे धीरे आपको क्लासेस में पता चलता रहेगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। अ प्रिजनर वाज अक्यूज्ड डैश मर्डर। 4 ऑप्शन दिए हैं, टू, ऑफ, और या फिर डबल एफ वाला ऑफ। ये तो सिंपल सा है, आप बता लोगे।
यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही होगा, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के बाद ऑफ लगता है। अब ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो इससे सर्च कर सकते हो मुझे फॉलो करने के लिए। और जो आपका टेलीग्राम है, ठीक है, वहां पर प्रगतिपथ 247 नाम से एक चैनल दिया हुआ है और एक क्विज का चैनल है, प्रगतिपथ क्विज नाम से, क्विज लिखा हुआ है ये, तो उसको आप सर्च कर सकते हो। बाकी प्रगतिपथ नाम से आपको कई सारे दिखेंगे, उनमें से मेरा ये वाला है 247 और प्रगतिपथ क्विज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।